नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिजिक्स शाला में। आज का वीडियो में हम डायमेंशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये डायमेंशन का सेकंड वीडियो है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने डायमेंशन कैसे निकालते हैं, डायमेंशन क्या होती है, उसके बारे में बात करी थी। आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे फिज़िकल क्वांटिटीज़ या टर्म्स की डायमेंशन निकालेंगे जो नॉर्मली हमें पता नहीं होता है कि किस तरह से कैलकुलेट करनी है। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहली जो क्वांटिटी है वो है कैपेसिटेंस। अब बेसिकली कैपेसिटेंस क्या है, तो अगर वैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि किसी भी क्वांटिटी की डायमेंशन निकालने के लिए हमें किसी उस क्वांटिटी के बारे में डिटेल में पता होना नहीं चाहिए, हमें सिर्फ उसका एक फार्मूला पता लग जाना चाहिए। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, कैपेसिटेंस एक ऐसा डिवाइस है या एक ऐसा एलिमेंट है जो कि चार्ज को स्टोर करने के काम आता है। ठीक है, तो कैपेसिटेंस बेसिकली, अब कैपेसिटेंस को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है Q इजिकल्स टू सी वी। कोई भी कैपेसिटेंस, Q चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है, C कैपेसिटेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, V वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर ये चार्ज हो गया, V वोल्टेज हो गया, वोल्टेज या आप बोल सकते हो पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ C अगर निकालना है तो C जो होगा वो Q डिवाइडेड बाई V हो जाएगा। अब जैसा कि हमें पता है कि C Q का अब इसकी अगर मुझे डायमेंशन लिखनी है तो Q की डायमेंशन लिखनी होगी डिवाइडेड बाई V की डायमेंशन लिखनी होगी। Q की डायमेंशन हमें पता है कितनी होती है, A इंटू टी, क्योंकि Q की जो डायमेंशन है वो हमने करंट इंटू टाइम से निकाली है। और वोल्टेज जो है इसकी डायमेंशन क्या होगी, वोल्टेज की डायमेंशन हमने निकाली थी लास्ट वीडियो में। तो वोल्टेज की जो डायमेंशन होती है, मैं यहाँ पर आपको फिर भी बता देता हूँ, वोल्टेज की डायमेंशन हमने निकाली थी वर्क डिवाइडेड बाई चार्ज से। तो वर्क की डायमेंशन होती थी ML2 डिवाइडेड बाई -2 और चार्ज की डायमेंशन होती थी AT। तो वोल्टेज की जो डायमेंशन हो जाएगी वो हो जाएगी यहाँ पर ML2 T-3 और A-1। ये वोल्टेज की डायमेंशन है, ये वेलोसिटी नहीं है, वोल्टेज है, ये ध्यान रखना। यहाँ पर इसको पुट कर देंगे तो ये ML2 T-3 और A-1 ये इसकी डायमेंशन हो जाएगी। तो कैपेसिटेंस की डायमेंशन जो होगी वो क्या होगी, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो M-1 L-2, इस A की पावर -1 ये ऊपर जाएगा, T ये ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा 4, क्योंकि ये -3 से +3 हो जाएगा और प्लस T ऑलरेडी है यहाँ पर, A है और नीचे से ये ऊपर जाएगा तो A की पावर 2 यहाँ बन जाएगा। तो ये कैपेसिटेंस की हमारे पास डायमेंशन निकल कर आ जाती है। तो यहाँ पर कैपेसिटेंस की डायमेंशन निकालने के लिए हमने ये चीज़ यहाँ पर दी है। अब जब बाद में जब आप पढ़ोगे तो धीरे धीरे आपको ये फॉर्मूला पता लग जाएगा, आपको इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर फिर भी आप देखना चाहते हो तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना, Q इजिकल्स टू C इंटू वी हो जाता है। आपसे 11th में जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ऐसी ही क्वांटिटी होगी जिसके बारे में आप थोड़ा बहुत फैमिलियर हो, और नहीं हो तो मैं कुछ एक ऐसी चीज़ें भी बता दूंगा जो ज़्यादातर आपको 11th में अगर पूछी जाए तो आपको डायरेक्ट देख के उसके बारे में बता सकते हो। तो आइए दूसरी क्वांटिटी लेते हैं। अगली क्वांटिटी है इंडक्टेंस। देखिए दोस्तों, अगला इंडक्टेंस है। अब यहाँ इंडक्टेंस निकालने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, इंडक्टेंस के डायमेंशन निकालने के लिए कई सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन मैंने एक छोटा सा फॉर्मूला यूज़ किया है, ω0 इक्वल्स टू 1/√LC। ω0 यहाँ पर क्या होता है कि एक रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी होती है, उसको हम लिख सकते हैं 1/√L और C। अब यहाँ पर मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि रेजोनेंस एंगुलर फ्रिक्वेंसी मतलब फ्रिक्वेंसी की डायमेंशन मैं यहाँ पर बता सकता हूँ। C की डायमेंशन हमें पता है तो L की डायमेंशन निकल जाएगी। तो कैसे लिख सकते हैं, और भी फॉर्मूले हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप किसी और फॉर्मूले को जानते हो तो वो भी लिख सकते हो। तो L को सबसे पहले सेपरेट कर लेते हैं क्योंकि L की ही डायमेंशन निकालनी है। तो L को सबसे पहले सेपरेट करने के लिए दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो ये √LC। तो हमारे पास L की वैल्यू हो जाएगी 1/ω0² C। अब देखिए, अगर इनकी डायमेंशन हमें निकालनी है तो L की जो डायमेंशन होगी वो निकालने के लिए 1 की डायमेंशन तो कुछ होगी नहीं, तो ω0 जो है बेसिकली फ्रिक्वेंसी है, तो फ्रिक्वेंसी की डायमेंशन होती है T-1 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है।
कैपेसिटेंस की डायमेंशन अभी अभी हमने कैलकुलेट की है। कैपेसिटेंस की डायमेंशन होगी, कैपेसिटेंस की जो डायमेंशन है वो है m-1 l-2 t⁴ और a²। ये हमारे पास यहाँ पर ये डायमेंशन हो गई। ये l नहीं है, ये ध्यान रखना, ये मैंने इंडक्टेंस लिखा हुआ है यहाँ पर, कंफ्यूज मत हो जाना। ये एक्चुअली इधर वाले से कंफ्यूज हो जाओ, यहाँ पर l, ये इंडक्टेंस नहीं है। इसको थोड़ा सॉर्ट आउट करोगे तो आपके पास निकल कर आएगा m-1 l-2 t। अब यहाँ पर t⁴ है, यहाँ t⁻² है, तो ये 2 हो जाएगा और a2। थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो इंडक्टेंस जो आएगा वो आ जाएगा m1 l2 t-2 और a-2। तो ये इंडक्टेंस की डायमेंशन यहाँ पर निकल कर आ जाती है। आपको ये पता हो ना पता हो इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैंने ये फॉर्मूला इसलिए यूज़ किया है ताकि इसके थ्रू हम, अगर हमें पहले से कोई क्वांटिटी इजीली पता है तो उसके थ्रू हम L की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब ज़्यादा टेंशन मत लेना, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है वो 12th में आती है, तो 12th में मैं अभी अगर यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूँगा तो भी आपको ये थोड़ा बहुत क्लियर नहीं हो पाएगा। तो ये चीज़ जो है बेसिकली 12th के चैप्टर AC चैप्टर से रिलेटेड एक फार्मूला मैंने उठा के यहाँ लिया और उससे निकाला है। तो आइए बढ़ते हैं अगली क्वांटिटी पर। अगली क्वांटिटी है परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। इसको हम एप्सिलॉन नॉट के नाम से हम इसको जानते हैं। एप्सिलॉन नॉट के नाम से हम जानेंगे। अब ये परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम बेसिकली क्या बताती है कि दो अगर इलेक्ट्रिक चार्ज हैं तो दो इलेक्ट्रिक चार्ज को अगर हम जैसे पॉजिटिव नेगेटिव या किसी भी टाइप के दो इलेक्ट्रिक चार्ज है तो उनको किसी डिस्टेंस पर रखा जाता है तो उनके बीच में कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन लगता है। तो अगर उन दोनों के बीच में कुछ मीडियम आ जाए तो फोर्स अलग होगा, और अगर उसकी जगह उनको एयर में या वैक्यूम में रखा जाए तो उनके बीच में फोर्स अलग होगा। तो अगर दो चार्ज पार्टिकल के बीच में एयर हो या वैक्यूम हो तो उनके बीच का जो फोर्स होगा वो किस तरह से अफेक्टेड होगा, या वो मीडियम जो होगा वो किस तरह से पिनेट्रेट करेगा, उससे रिलेटेड ये क्वांटिटी होती है। तो आइए, तो इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। हमें एक चीज़ पता है कि जो दो चार्ज पार्टिकल हैं, टू चार्ज पार्टिकल के बीच का जो फोर्स होता है उसका फॉर्मूला होता है 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या आप बोल सकते हैं उसको कूलम्ब फोर्स जो होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r²। एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 1/4 पाई f Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r²। एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई f Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r²। यहाँ पर ये चीज़ हो सकती है। अब अगर हम इसकी वैल्यू निकालना 4 पाई, यहाँ पर मैंने पहले ही बता दिया है कि कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है तो इसके डायमेंशन लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो जहाँ चार्ज है ये Q1 Q2 दोनों चार्ज है, ये रेडियस डिस्टेंस हो जाएगी, फोर्स हो जाएगा यहाँ पर। तो इसकी डायमेंशन लिखते हैं तो क्या हो जाएगी, देखिए ऊपर 80 और इधर भी ये 80, इन दोनों की डायमेंशन मैंने लिखी। 4 पाई की कोई डायमेंशन नहीं है, फोर्स की डायमेंशन m/l(t-2) और रेडियस की डायमेंशन l2। तो ये बन गया a² t² डिवाइडेड बाय m/l(3t-2) m/l(3t-2) a2 t2 a² t² m/l³ t-3। ये चीज़ यहाँ पर हमारे पास होती है। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या लिखा मैंने, ऊपर लेकर जाएंगे तो m⁻⁻1, ये l ऊपर जाएगा तो l-3, ये ऊपर जाएगा तो t², ये भी ऊपर जाएगा तो t², तो t² हो चुका होगा, और दिस वन विल बी a²। तो ये हमारे पास यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट जो है हमारे पास ये टर्म निकल कर आ जाएगी। तो एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन हम इस तरीके से
बता सकते हैं। डरने वाली बात नहीं है, धीरे धीरे आपको पता लग जाएगी, है ना। मैं ये सारी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप थोड़े बहुत इससे फेमिलियर हो जाओ बस, और इसका कोई अलग से पर्पज़ नहीं है। अगर मैं ये नहीं भी बताता तो आपको कई दिक्कत नहीं आने वाली थी 11th क्लास के इस पार्ट में। ये पार्ट सिर्फ इंट्रोडक्शन है डायमेंशन से रिलेटेड। ठीक है, आइए तो अगली क्वांटिटी देखते हैं हम। अगली क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली क्या होता है, कोई भी चार्ज है तो किसी भी चार्ज के चारों तरफ का वो रीजन जिसमें कोई दूसरा चार्ज, मान लो आपको कोई पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है या कोई भी नेगेटिव चार्ज दिया हुआ है, अगर इसमें इसके आसपास का वो इलाका जिसमें अगर कोई दूसरा छोटा सा चार्ज आए और उस पर कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन लगे, मान लो ये नेगेटिव चार्ज है तो इस पर अट्रैक्शन लगने शुरू हो जाएगा, चाहे वो किसी डायरेक्शन से आए। तो किसी भी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज के चारों तरफ या किसी भी चार्ज के चारों तरफ का वो रीजन या वो इलाका जिसमें कोई दूसरा चार्ज अगर आ जाता है, एंटर कर जाता है, तो वो फोर्स फील करने लगता है। उस फील्ड को हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देते हैं। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं फोर्स डिवाइडेड बाय क्यू। अब यहाँ क्योंकि मैंने ये लगाया हुआ है, इसका मतलब होता है वेक्टर, ये हम आगे पढ़ेंगे। आप सिंपली ये याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज होता है। तो हम ये निकाल सकते हैं आराम से। फोर्स की डायमेंशन होती है, अगर मैं इसकी डायमेंशन निकालूँ तो m/L/T-2, ये इसकी डायमेंशन है। और चार्ज की जो डायमेंशन होगी वो डायमेंशन आ जाती है हमारे पास AT। सॉल्व करते हैं अगर हम इसे, तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी m/L/T, ये ऊपर जाएगा तो T-3 हो जाएगा और A⁻⁻1 हो जाएगा। तो ये इसकी डायमेंशन एक यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से निकल कर आ जाती है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन हो गई। ठीक है, आई थिंक आपको समझ आया होगा। अगली डायमेंशन देखते हैं। अगली क्वांटिटी है मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेट के चारों तरफ, आप ऐसे समझ लीजिए कोई मैग्नेट है, मैग्नेट के चारों तरफ का वो फील्ड जिसमें अगर कोई दूसरा मैग्नेटिक मटेरियल है ना, कोई भी मैग्नेट दी हुई अगर हमें इस तरीके से N और S, इसके चारों तरफ का वो रीजन जिसमें अगर कोई दूसरा मटेरियल आ जाता है, कोई मैग्नेटिक मटेरियल जैसे कि आयरन और कोई दूसरे ऐसे जो अट्रैक्ट हो सकते हैं, तो वो अगर इसके चारों तरफ का वो रीजन जिसमें मैग्नेटिक फोर्स फील करे दूसरी मैग्नेट या मैग्नेटिक मटेरियल, उसको मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। अब इसके भी मैग्नेटिक फील्ड के भी कई सारे फॉर्मूले हो सकते हैं। अब मैंने मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन निकालने के लिए एक ऐसा फॉर्मूला यूज़ किया है जिसमें हमें बाकी क्वांटिटीज़ के बारे की डायमेंशन के बारे में पता हो। तो वो फॉर्मूला है F=ILB, है ना। फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, I करंट, L का कोई भी वायर है और मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या है बेसिकली, क्या होता है, एक कंडक्टर है, वायर है, उसमें कोई करंट अगर फ्लो कर रहा है, उस करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख देते हैं तो उस पर एक फोर्स लगने लगता है। तो वो फोर्स की वैल्यू ये होती है। अब ये कहाँ लगता है, कैसे लगता है, वो जानना ज़रूरी नहीं है, बस ये जान लीजिए कि ये फोर्स लगता है, उस फोर्स की वैल्यू इस तरह से आती है। तो फोर्स हमें B की वैल्यू निकालनी है, तो B बेसिकली क्या हो जाएगा, F/IL। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, F की डायमेंशन निकालेंगे और नीचे ये I और L की डायमेंशन निकालेंगे। तो लिख लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन निकालने के लिए F की डायमेंशन क्या होगी, m/L/T-2। देखिए अगर यहाँ पूरा, जैसे अगर इधर डायमेंशन का साइन लगाया, ये ब्रैकेट का साइन मतलब डायमेंशन का साइन, तो यहाँ पर भी डायमेंशन का साइन लगेगा। अगर मान लो कभी ऐसा हो जाता है A=B/C होता है और आप इसमें ब्रैकेट लगाते हो, डायमेंशन का साइन लगाते हो, तो आप ऐसे लिख सकते हो, डायमेंशन ऑफ B और डायमेंशन ऑफ C। मान लो A+B है और C दिया है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, A+B की डायमेंशन C की डायमेंशन, तो डायमेंशन ऑफ A प्लस डायमेंशन ऑफ B और डायमेंशन ऑफ C। आप दो क्वांटिटीज़ के बीच अलग ये साइन जो लगे हुए हैं उस हिसाब से लिख सकते हो। तो सेम चीज़ यहाँ पर अगर लिखेंगे, यहाँ डायमेंशन का साइन लगाएंगे, यहाँ डायमेंशन लिखेंगे, तो डायमेंशन ऑफ F डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ वॉल। तो इसी तरीके से डायमेंशन ऑफ I एंड डायमेंशन ऑफ L। आगे सोल्व करता हूँ मैं इसे, तो ये बन जाएगा m/L/T-2 डिवाइडेड बाई करंट की जो डायमेंशन है वो तो A होती है और लेंथ की डायमेंशन L होती है।
तो इसको सिंप्लीफाई अगर हम करते हैं तो ये सिंप्लीफाई होकर ये बनेगा m, l से l कैंसिल आउट हो जाएगा, t-2 और a -1। तो ये एक बी मैग्नेटिक फील्ड की जो डायमेंशन है वो हमारे पास इस तरीके से निकल कर आ जाती है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन हुई। इसी तरीके से अगली डायमेंशन देखते हैं। अगली क्वांटिटी है परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम। अब परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम जो है, जैसे एप्सिलॉन नॉट हमने लिखा था, दो चार्जेस के बीच फोर्स लगता है, उससे रिलेटेड होता था, उसी तरह से परमिएबिलिटी है। मैं यहाँ पर आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, म्यू नॉट एन आई। ये म्यू नॉट परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम हो गया। एन यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट पर मीटर यहाँ पर, या और ये लेंथ हम यहाँ पर ले सकते हैं। आई जो है हमारे पास करंट है और बी हमें पता है इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है। तो मुझे यहाँ पर म्यू नॉट की वैल्यू निकालनी है, तो म्यू नॉट हो जाएगा बी डिवाइडेड बाई एन आई। बी डिवाइडेड बाई यहाँ पर क्या बन जाएगा, एन आई, यहाँ पर ये वैल्यू बन जाएगी। तो म्यू नॉट जो होगा, तो बी जो मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन अभी थोड़ी देर पहले हमने निकाली थी, क्या होगी, इसकी डायमेंशन हम लिखना चाह रहे हैं, तो m t-2 और a-1 डिवाइडेड बाय, अब नंबर ऑफ़ टर्न्स देखिए, नंबर ऑफ़ टर्न्स तो एक नंबर है, लेकिन डिवाइडेड बाय लेंथ है, तो इसलिए इसकी जो डायमेंशन होगी, अगर मैं n की डायमेंशन यहाँ लिखता हूँ तो नंबर ऑफ़ टर्न्स की तो कोई डायमेंशन नहीं है, तो इसके लिए तो 1 लिख दो, यानी कि m0 l0 t0 से लिखोगे तो यहाँ 1 लिख सकते हो। लेंथ की जो डायमेंशन होती है वो l हम यहाँ लिख सकते हैं, तो आप इसको अगर सॉल्व करके लिखोगे तो ये बनेगा l-1। तो नंबर ऑफ़ टर्न्स पर यूनिट लेंथ जो आएगा वो t-1 यहाँ निकल कर आएगा। करंट के लिए a हम लिख देते हैं, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी m, ये ऊपर जाएगा तो l t-2 और a-2, ये हमारे पास म्यू नॉट की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो इस तरीके से ये परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम की वैल्यू निकल कर आई। चलिए अब अगला एक क्वांटिटीज़ के बारे में बात करते हैं, अगली कॉम्बिनेशन ऑफ क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं। अगला हम एक्सप्रेशन लेते हैं 1/√μ नॉट और एप्सिलॉन नॉट। गाइज मैं इसको पूरा डिटेल में नहीं सॉल्व करूँगा, आप मुझे सॉल्व करके, आप वीडियो पॉज करके और देखना, ये रिवाइज पीछे जाके देखना वीडियो में कि म्यू नॉट की डायमेंशन क्या लिखी थी हमने, एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन क्या लिखी थी। तो उसके थ्रू अगर हम यहाँ पर चेक करते हैं तो इसकी जो डायमेंशन आती है वो क्या निकल कर आती है। तो आप एक बार वीडियो पॉज करो और इसकी डायमेंशन देखो, तो आप जब चेक करोगे तो ये जो निकल कर आएगी, ये जो डायमेंशन होगी, म्यू नॉट की डायमेंशन यहाँ लिखना, एप्सिलॉन नॉट डायमेंशन यहाँ लिखना, ये निकल कर आता है वेलोसिटी के इक्विवेलेंट, वेलोसिटी। अब बेसिकली ये किसकी वेलोसिटी होती है, ये पूरी जो एक्सप्रेशन है ये होती है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ये वेलोसिटी ऑफ लाइट है वैक्यूम के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है 1/√μ नॉट, क्योंकि अभी तो आपके पास ये चीज़ है, लेकिन जब आपके पास अगर ऐसा कुछ एग्ज़ाम में आया तो वहाँ पर आपको पता होना चाहिए। और ये चीज़ आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाला एक चैप्टर आता है वहाँ से उठाया गया है। तो इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि कोई ऐसी क्वांटिटी या कोई ऐसी कॉम्बिनेशन ऑफ क्वांटिटीज़ कई बार या टर्म्स या एक्सप्रेशन आ जाते हैं, तो वो आप जब 11th-12th पूरा पढ़ चुके होगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता लग जाएंगी। तो आपको डरने की इसमें ज़रूरत नहीं है, ये चैप्टर धीरे धीरे ही आगे बढ़ता है। ये आपका चैप्टर पूरी 11th-12th साथ चलेगा, हमेशा ये आपका परछाई की तरह साथ चलता रहेगा। बस ये आपको ये सिखाता है कि डायमेंशन कैसे निकालनी है। तो यहाँ पर वेलोसिटी के जो डायमेंशन है वो हमें पता है, तो कितनी हो जाएगी l-1। तो इसकी जो डायमेंशन है हमारे पास l-1, चाहे लाइट की वेलोसिटी हो चाहे किसी की भी वेलोसिटी हो। अब गाइस कुछ और डायमेंशंस में आपके बारे में यहाँ पर बताता हूँ। जैसे मान लीजिए अगर कभी भी आपको RC दे दिया जाए या L/R दे दिया जाए, है ना, RC दे दिया जाए, L/R दे दी जाए, या फिर √LC दे दिया जाए, इस तरह की कोई भी टर्म आ जाए, ये सारी टाइम की डायमेंशन होती है। ये सब टाइम कांस्टेंट होते हैं। टाइम कांस्टेंट मतलब यहाँ पर इनकी जो डायमेंशन आएंगी, इन सब की जो डायमेंशन होगी,
अगर इस तरह के एक्सप्रेशन दे दिए जाते हैं तो इन सब की जो डायमेंशन होगी वो डायमेंशन टी होगी। ये क्या है, आर रेजिस्टेंस है, सी कैपेसिटेंस है, तो ये टाइम कांस्टेंट होता है आरसी सर्किट का। एल डिवाइडेड बाई आर, ये इंडक्टेंस और ये आर है, ये टाइम कांस्टेंट होगा इंडक्टर कैप और रेजिस्टेंस सर्किट का। अंडर रूट एल सी, ये भी एक टाइम कांस्टेंट होता है आर एल सी सर्किट का। तो आपको ये चीज़ें थोड़ी बहुत अगर आइडिया है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको ये याद रखनी है, लेकिन आप याद रख सको तो आपको बहुत सारी चीज़ें हेल्प हो जाएगी। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें डायरेक्टली आप यहाँ पर देख सकते हो। बाकी आपको बेसिक जो डायमेंशंस होती हैं वो तो पता ही होनी चाहिए, जैसे वेलोसिटी की डायमेंशन हो गई, है ना, एक्सेलरेशन की डायमेंशन हो गई, फोर्स की डायमेंशन हो गई, ये बहुत बेसिक डायमेंशन है, ये जो आपको हर बार कहीं ना कहीं मिलेगी। वर्क की डायमेंशन हो गई, है ना, वोल्टेज की डायमेंशन कैसे निकालते हैं, मैं डायमेंशन की बात नहीं कर रहा हूँ, ये कैसे निकालते हैं, वर्क डिवाइडेड बाय चार्ज करके निकालते हैं ये डायमेंशन। चार्ज की डायमेंशन हो गई, ये डायमेंशन आपको पता होनी चाहिए। इनका कम से कम ये तो आपको, ये सारी डायमेंशन तो आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। फ्रेंड्स, ये कुछ ऐसी डायमेंशन है, कई सारी ऐसी क्वांटिटीज़ है जिनकी डायमेंशन एक जैसी होती है, तो वो मैंने एक लिस्ट अप करके रखा हुआ है, आप एक बार इसको गो थ्रू कर लीजिए। जैसे वर्क, एनर्जी, टॉर्क, पी इंटू वी, प्रेशर इंटू वॉल्यूम है, इनकी डायमेंशन एक जैसी रहती है। स्ट्रेस, प्रेशर, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इनकी डायमेंशन एक जैसी रहती है। ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको थोड़ा बहुत ध्यान होना चाहिए कि भाई कई सारी क्वांटिटीज़ ऐसी हैं जिनकी सेम डायमेंशन होती हैं। तो आप वीडियो पॉज करके इनको लिख भी सकते हैं। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, और भी कई सारी डायमेंशन हम देखेंगे, मतलब देख सकते हैं, कई सारी हो सकती है, लेकिन सारी डायमेंशन निकालने का कोई मीनिंग नहीं है अलग से, वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा। तो आई होप आपको ये कुछ अलग डायमेंशन के बारे में भी पता चला होगा कि कैसे क्या किस तरीके से करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम डायमेंशनल एनालिसिस ऑफ फिजिक्स, मतलब डायमेंशन एनालिसिस जो है वो शुरू करेंगे, डायमेंशन की क्या क्या एप्लीकेशंस होती है वो शुरू करेंगे। तो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।